हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एसिड एंड बेस, जिसमें कि ये चैप्टर आपके साइंस का चैप्टर 2 है। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, तो जिसमें कि आज का पहला टॉपिक है क्या, एसिड। पहले हम आज पढ़ेंगे एसिड के बारे में, लेकिन कंपेयर करते हुए चलेंगे बेस का भी, लेकिन पढ़ेंगे क्या, एसिड। फिर उसके बाद बेस के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स भी देना है, इसीलिए हम पूरा सीक्वेंस में यहाँ पे एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए जानते हैं अम्ल के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आप अम्ल सुने होंगे कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो क्या है, अम्ल होते हैं। जैसे आपने नींबू देखा होगा, नींबू को कभी टेस्ट किया है, नींबू को कभी ट्राई किया है? कभी भी देखिएगा उसको खाएंगे तो आप लगता है ना कि कितना खट्टा है। ठीक है, तो नींबू क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, तो वो आपका क्या है, एक प्रकार का अम्ल होता है। और देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो जितने भी अम्ल होते हैं, ठीक है, तो उनमें हमेशा जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, H+ आयन देंगे। लेकिन अगर यही बात करें बेस की, तो उनमें हमेशा क्या होता है, OH- आयन होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है, वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर एक आपका इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वे होते हैं जो अम्ल या फिर क्षार दोनों के साथ वो अपना रंग बदलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, मतलब कह सकते हैं सूचक होते हैं, जो बताते हैं कि जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इंडिकेटर के बारे में हम अगले बाद में इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बस इतना जान लीजिए कि लिटमस पेपर क्या होता है, एक प्रकार का सूचक है, इंडिकेटर है, जो अपना रंग बदलता है अम्ल और क्षार के साथ। और अगर देखा जाए नॉर्मली लिटमस पेपर का कलर क्या होता है, पर्पल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपको ये लेमन का ग्लास दिख रहा है, तो इसमें जैसे ही हम लिटमस पेपर यहाँ पर डालेंगे तो इसका कलर इसमें जाते ही वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ब्लू कलर का है आपका लिटमस पेपर, ठीक है, और इस अम्ल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसमें ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, मतलब जिनका स्वाद खट्टा होता है। देखिए आप पॉइंट एक एक पॉइंट याद करते रहिएगा कि पहला पॉइंट में क्या होता है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे, लाल कर देते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, एसिडस से। एसिडस, एसिडस का अर्थ ही होता है क्या, सोर, मतलब खट्टा। एसिडस क्या है, एक प्रकार का लैटिन भाषा है। क्या है, लैटिन भाषा है, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। और लैटिन भाषा किससे, एसिडस से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं सोर। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं वे खट्टे होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, सिरका, आपने अपने घरों में देखा होगा, सिरका जैसे एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, नींबू देखे होंगे, संतरा आदि। वह इमली में क्रमशः एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा टार्ट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो मान लीजिए ये नाम से आप जान गए, लेकिन अगर इनको फार्मूले में देखेंगे तो कैसे समझेंगे। तो अब पहले आप अम्ल की अवधारणा देख लीजिए। अम्ल की अवधारणा की बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है, आर्हेनियस। आर्हेनियस ही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अम्ल और क्षार दोनों के बारे में कुछ बताया। ठीक है, कि अगर बात करें जो अम्ल है और क्षार है, अगर उनके बारे में सबसे पहले किसी ने बात की थी तो वो कौन थे, आर्हेनियस थे। आर्हेनियस ने ही बताया कि जब भी हम अम्ल को क्या करेंगे, उनका जलीय विलयन लेंगे, यानी कि इनके सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विघटित होकर, विघटित मतलब टूट कर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+
आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। अतः सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। अब जैसे नॉर्मली देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया HCl लिख दिया, ठीक है, H2SO4 लिख दिया, ठीक, और क्या लिख दें, और लिख लीजिए, मान लीजिए HCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने ये कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। तो इनके अनुसार अगर ये इनका जलीय विलयन जो होगा वो हमेशा H+ आयन देगा। मतलब आर्हेनियस के अनुसार क्या है कि उन्होंने बताया कि जितने भी अम्ल होंगे उनके पास, ये देखिए एक चीज कॉमन होगा, जितने भी अम्ल होंगे सबके पास हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन। और जब इनका हम जलीय विलयन लेंगे, मतलब जब इनको घोलेंगे तो ये हमेशा H+ आयन देंगे, ठीक है, यानी कि इनको घोलने पे सिर्फ क्या आएगा, H+ आयन आएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और भी पॉजिटिव आयन, मतलब कोई भी धन आयन नहीं देते, उन्हें बोलते हैं अम्ल। इसी के विपरीत होता है आपका क्षार। आर्हेनियस ने क्षार के भी बारे में बताया। तो मान लीजिए मैंने ले लिया NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसके अनुसार जितने भी क्षार होंगे, मतलब आर्हेनियस के अनुसार क्या होगा कि जितने भी क्षार होंगे उनमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो ऑक्सीजन भी निकलेगा और दूसरा हाइड्रोजन भी निकलेगा, ठीक है। और इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं, मतलब OH- आयन। तो ये थे आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या, अम्ल के बारे में, यानी कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि जिनके सिद्धांत के अनुसार पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होंगे, विघटित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इनका आप इसमें भी देखिएगा, एक होता है आपका प्रबल अम्ल। अम्ल भी दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है प्रबल अम्ल, एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। तो देखिए प्रबल अम्ल कौन होगा, जो पूरी तरह से जल में क्या होंगे, विघटित होकर आयन में टूट जाते हैं। और दुर्बल अम्ल जो होंगे, जो पूरी तरह से विघटित नहीं होंगे। तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या होंगे, आयनित या विघटित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाता है। समान रूप से इन्हें खनिज अम्ल भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, खनिज अम्ल भी इनको कहते हैं। जैसे अब इसमें प्रबल अम्ल आपके कौन से हो जाएंगे, HCl हो गया, HNO3 हो गया एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोराइड, आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल फिर यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन करेंगे, मतलब इनका जलीय अपघटन लेंगे, जलीय विलयन लेंगे। देखिए जलीय के लिए मैंने आपको बताया था, क्या लिखते हैं, एक्वस, ठीक है, AQ। मतलब इस सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने क्या किया, उसको क्या किया, जल में, मतलब उसको मिक्स किया। तो क्या होगा, जब ये जलीय विलयन इसका लेंगे तो H2SO4 जब टूटेगा तो किसमें, H+ आयन प्लस आप यहाँ पे देखिएगा सल्फेट, कि सल्फेट इससे बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर धनायन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आयन। और इसमें आप एक चीज हमेशा कॉमन देखिएगा, जितने भी अम्ल होंगे ये देखिए सब में आपको H देखने को मिलेगा, OH नहीं। फिर बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल मतलब क्या, जो कमजोर होगा, वीक होगा। तो अब जाहिर सी बात है, जो कमजोर होगा, वीक होगा, वो अपने आप को, मतलब वो ज्यादा वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो पूरी रूप से क्या होगा, पूरी तरह से वो विघटित या आयनित नहीं होगा। तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से विघटित या आयनित होते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन की एक छोटी मात्रा बनती है, मतलब बहुत कम मात्रा, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक अम्लों को क्या हम बोलते हैं, जैसे आप जीव जंतु व पादप से जितने भी प्राप्त होने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, और वो क्या होते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ठीक है,
अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का। अब देखिए हाइड्रोजन साइनाइड का क्या किए, जलीय विलयन लिए। जलीय विलयन के लिए बस क्या लिखेंगे, एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे H2O जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, बस एक्वस सोल्यूशन उसका ले लिए। तो यहाँ पे H+ आयन प्लस Cn- आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आंशिक रूप से विघटित होते हैं, मतलब बहुत कम विघटित होते हैं। अब देखिए नोट करके पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो खासकर नोट में आते हैं वो बहुत मतलब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन आकृति में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में भी आपको। तो हाइड्रोजन आयन का स्थान कहाँ पर है, बताइएगा आप लोग कहाँ पर है। छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण यह जल के अणु के साथ क्या करते हैं, जुड़कर जलायोजित आयन का निर्माण करते हैं। जलायोजित आयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। मतलब हाइड्रोनियम आयन क्या है, जैसे एक मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिए और एक जल के अणु को ले लिए, तो इनका आकार, हाइड्रोजन का आकार इतना छोटा होता है कि वो उसके साथ जाकर जुड़ जाते हैं। तो यही कह रहा है कि जल के अणु के साथ क्या करते हैं, जुड़कर जलायोजित आयन का निर्माण करता है। इस जलायोजित आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। कभी कोई पूछता है हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो H+ है और H2O यानी कि हाइड्रोजन आयन का किसके साथ, जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो H3O आयन आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब देख लीजिए यहाँ पे अम्लों के भौतिक गुण, कुछ यहाँ पे भौतिक गुण दिए गए हैं जो निम्नलिखित होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि जिनको हम देख के या बाहर से जैसे पहचान सकते हैं, बिना कोई रिएक्शन, बिना कोई क्रिया कर रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर ही। तो आप देखिएगा अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है, जो अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाएगा। पहला क्या है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। तो आप जब भी लिटमस पेपर लेंगे वो एक प्रकार का क्या इंडिकेटर है, किसी भी अम्ल में आप ट्राई कर सकते हैं। तो जब वहां वो लाल कर दे रहा है तो आप देखेंगे कि अब बताइए जब वो लाल कर रहा है तो आपको दिख रहा है ना, मतलब वो बाहर से आप फिजिकली उसको देख सकते हैं भौतिक रूप से। तो इसलिए क्या हो गया, एक तरह से भौतिक गुण हो गया। अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, यानी कि जो भी हम अम्ल ले रहे हैं उनका लवण बनेगा और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। अम्ल का बर्फनुमा पानी की तुलना में घनत्व अधिक होता है, यानी कि अगर हम बात करें अम्ल का, अगर हम बर्फ मतलब उसको आइस बना दें तो उसका घनत्व पानी की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, यानी कि कोरोसिव। संक्षारक मतलब क्या, नष्ट करने वाली प्रवृत्ति होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, मांसपेशियां, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। अब आप सबसे बेसिक एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा, एसिड अटैक सुना है कभी। तो क्या होता है वहां पे ये एसिड ही होते हैं। एसिड में कौन, जो आपका स्ट्रॉन्ग HCl होता है, उस HCl को जब देखेंगे किसी के ऊपर अगर वो गिर गया तो तुरंत वो क्या करेगा, उस उतने पार्ट को जहां तक वो जाएगा उतने पार्ट को क्या करता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर का, यानी कि संक्षारक नेचर का होता है। अब इनकी अभिक्रिया कुछ देख लीजिए कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु मतलब जैसे आपके मैग्नीशियम हो गए, ठीक है, सोडियम हो गए, ये सब क्या है, जिंक हो गए, ये सब धातु है। तो जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन गैस और संबंधित नमक पैदा करता है। नमक मतलब उसका लवण बनाता है। जो भी हम यहाँ पे धातु लेंगे उसी धातु का क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे, अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ धातु के नाम दिए गए हैं, जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम हो गया आपका, आदि से क्रिया द्वारा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, उनका लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाया तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप आयरन के साथ, आयरन मतलब क्या, जो आपका छड़ है, लोहा है, ये सब चीजें। तो आयरन का HCl के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस
रिलीज होगा। ये हो गया जब धातु के साथ हम अम्ल का क्रिया करवाएंगे। अम्ल को नहीं ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अम्ल की क्रिया करवा रहे हैं जब, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब दूसरा क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मतलब हम जब भी अम्ल का किसके साथ, या धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ जब क्रिया करवाएंगे, तो जब एसिड धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट की बात कर रहा है, के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लवण के साथ साथ जल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जब धातु से क्रिया करवा रहे थे तब किसका उत्पादन कर रहे थे, तो आपको अभी मैंने पीछे ही बताया है क्या होगा। जब भी हम धातु से क्रिया करवाते हैं तो जो संबंधित धातु जो लेते हैं उनके लवण बनते हैं और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और मतलब धातु कार्बोनेट का जब हम अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो उससे संबंधित लवण बनेंगे। आपके धातु के साथ में भी उसमें भी बन रहे थे लवण और इसमें भी लवण बनेंगे, लेकिन उसमें आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, जल, मतलब CO2 प्लस H2O बनेगा। इसमें जब हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल का क्रिया करवाएंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो देखिए संबंधित धातु बना, संबंधित धातु मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया आपका, और क्या बना, सॉरी ये यही है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनेगा, संबंधित धातु संबंधित लवण जो बना क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन गया, जल। ठीक है, और दूसरा है बाइकार्बोनेट के साथ जब क्रिया करवाएंगे तब भी वही बनेगा। तो जो बाइकार्बोनेट है, मान लीजिए मैंने ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो जब इनका हम क्रिया करवाएंगे HCl के साथ तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्या है, लवण है, एक प्रकार का लवण बोल सकते हैं, सॉल्ट बोल सकते हैं, नमक बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और प्लस जल बना। ठीक है, और जब धातु से क्रिया करवा रहे थे क्या बताया है, जब धातु से करा रहे थे सिर्फ लवण बन रहे थे और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, लेकिन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लवण तो दोनों में बनेंगे, याद रखिएगा, लवण दोनों में बनेंगे। अब इनका क्रियाकलाप देख सकते हैं, एक्टिविटी। मान लीजिए दो परख नलियां हमने ले लिया, उनका नाम क्या है, A व B से नामांकित कर लेंगे। परख नली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल रख लेंगे, और परख नली B में क्या ले लेंगे, 0.5 ग्राम मतलब इतना ही ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेंगे। ठीक है, मतलब एक में कार्बोनेट एक में बाइकार्बोनेट। ठीक है, दोनों को ले लेंगे। अब दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml HCl मिलाएंगे। कौन सा, डाइल्यूट मतलब तनु, एकदम हल्का, गाढ़ा नहीं, बहुत हल्का वाला HCl यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आप क्या निरीक्षण करेंगे, देख लीजिए। तो उसको आप जब देखेंगे यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको किया गया है। इसमें फिर क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारना रहेगा। ठीक है, अब देखिए चित्र इसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न गैस को चूने के पानी मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, चूने के पानी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षण को अभिलक्षित मतलब अभिलिखित कीजिए। अगर आपको खुद से भी प्रयोग करना हो तो चूने का पानी लेकर आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। तो जो ये क्रियाकलाप जो मैंने कराया, अगर उनका देखिए निष्कर्ष क्या निकला, तो बात करें अगर परख नली A की, ठीक है, परख नली A की, तो परख नली A में मैंने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन किससे होना है, HCl से, दोनों में HCl से होना है, एक में कार्बोनेट और एक में बाइकार्बोनेट लेना है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए जब मैंने कार्बोनेट से लिया तो क्या पहले लवण बना, लवण मतलब NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड।
प्लस जल बना और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह परख नली बी में भी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ले लिया बाइकार्बोनेट HCl। जब उसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, लवण इसमें भी बनेगा, जल तब भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, मतलब दोनों में ही सेम चीजें बनती हैं। अब दैनिक जीवन में अम्लों के उपयोग देख लीजिए, किस किस लिए हम अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कहाँ कहाँ करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, यह वस्त्र उद्योगों में सबसे पहले किसके यूज की बात कर रहा है, HCl की। सबसे पहले हम देखेंगे HCl का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो यह वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रखने के लिए, ठीक है, तथा क्लोराइड से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब अगर लोहे की चादर पर जंग लग गया है तो हम इसी से साफ करेंगे। प्लस जब कपड़े को हमको अगर कलर करना है, कहाँ पे वस्त्र उद्योग में आप देखते होंगे कपड़ों पे क्या होता है, रंगाई होता है, तो उसमें भी किसका उपयोग करते हैं, HCl का, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, तो यह क्या करेंगे, यह लेड बैटरी, जो बैटरियां हैं, लेड बैटरी जो आपकी होती है, लेड मतलब शीशे की, पेट्रोलियम उद्योग में और प्लास्टिक कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण मतलब फर्टिलाइजर में आदि में क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का याद रखिएगा कि यह सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। किसके शोधन में, सोने तथा चांदी के। और कहाँ पे, उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। नोट में देख लीजिए, इस नाइट्रिक अम्ल को शोरे का भी अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे शोरा, मतलब सोरा का अगर देखा जाए फार्मूला क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, सोरा किसे कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। इसी से ही नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। किससे, पोटेशियम नाइट्रेट से ही हम लोग नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शोरे का अम्ल। क्योंकि शोरा से अम्ल बनाया गया है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं शोरे का अम्ल। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोरे का अम्ल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। और पूछ लिया अगर कि किससे बनाते हैं, तो हम किससे बनाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आई होप आपको पूरा एसिड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम बताएंगे बेस के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।